वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग कूलाम के नियम और उसका सदिश रूप सीखेंगे। हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। तो चलिए बात करते हैं कूलाम ने क्या बताया था। आप लोगों ने क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा न्यूटन का। उसमें दो द्रव्यमान के कण होते थे। यहां पर जो है ये दोनों आवेशित कण हैं, Q1 और Q2। यानी कूलाम ने उसी तरह का एक नियम बनाया है जैसा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम द्रव्यमानों के लिए है। इस नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 कुछ दूरी पर रखे हो, ये दूरी कितनी भी हो सकती है, हमने R मान लिया, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के मानों के वैल्यूज के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो परिभाषा बनेगी। परिभाषा इसी तरह लिखेंगे, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों शब्द आएंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो परिभाषा हो गई, सीधा क्या हो गई, यानी ये चित्र बनाना, फिर ये परिभाषा लिखनी, फिर ये बात लिखनी है, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को एक साथ लेने पर, जब आप एक साथ लेंगे, देखो एक साथ लेने पर अगर कंबाइन कर दें इन दोनों तथ्यों को, ये दोनों फैक्ट अगर एक साथ इकट्ठा कर दिए जाएं तो रिजल्ट आएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह हटाते कांस्टेंट आता है, सुना कि नहीं सुना? हम इस कांस्टेंट को K लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? तो F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम है। अब ये K क्या है, मैं इस पे बात करता हूं थोड़ा, समानुपाती नियतांक के बारे में। यहां देखना जरा, यहां K बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक और K ले लिया, स्मॉल K। ये क्या है स्मॉल K? देखो यहां स्मॉल K क्या है, मैं इस पे बात कर दूं। स्मॉल K को बोलते हैं परावैद्युत नियतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युत नियतांक। अगर कोई माध्यम होता है यहां बीच में तो K आएगा ये वाला, ठीक है। और अगर माध्यम ना हो, वायु हो, तो वायु के लिए ध्यान रखना यही चीज, वायु के लिए K का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है परावैद्युत नियतांक। तो फिर इस K का मान तब क्या है, देखो तब केवल है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतने का मान होता है 9 गुणा 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये बात भी ध्यान रखनी है तुम्हें कि इस K का मान, तो हम चाहें तो इसी को वायु के लिए अगर हम बात करें वायु में, तो अब कूलाम का नियम लिखा जा सकता है F बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये निर्वात या वायु के लिए सूत्र बनेगा जिसमें केवल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और अगर इसी को किसी माध्यम के लिए हम बात कर लें, किसके लिए? किसी माध्यम के लिए अगर हमसे पूछा जाए, तो यानी यही आवेशित कण किसी माध्यम में रखे हों, तो F को हमने F डैश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कुछ ऐसे साइन चेंज कर दिया। तो F डैश बराबर हो जाएगा, देखो ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K और आ जाएगा साथ में, और Q1 Q2
अपान आर स्क्वायर। अभी मैं इस के पे बहुत विस्तार से बात करूंगा, परावैद्युत नियतांक पे। अभी हम बात करते हैं यहां पर एप्सिलॉन नॉट के बारे में। देखो यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है ये ध्यान में रखना। यहां एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं भाई लोग? हाँ, विद्युतशीलता। इंग्लिश में अगर आप इसको कहना चाहें तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे। ये तो एप्सिलॉन नॉट का अलग से मात्रक याद कर लो। एप्सिलॉन नॉट ये पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर बटे, यहां से विमा भी निकाल देते एप्सिलॉन नॉट की। देखो एप्सिलॉन नॉट की विमा या विमी सूत्र मतलब हमारा यहां पर कूलम की विमी सूत्र 80 होता है, पावर 2 लगा देखो। और न्यूटन का क्या होता है? mL/t-2 और मीटर स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। इन सबको ऊपर ले चलो, m इनवर्स हुआ पहले देखो, L ढूंढो, 3 तो नीचे हो गए देखो, ऊपर तो है नहीं, तो नीचे वाले L ऊपर जाएंगे तो -3 हो गया, t-2 ऊपर जाके ये +2 पहले से, तो टोटल कितने हो गए? +4। और a ऊपर कितना है? केवल 2। तो ये एप्सिलॉन नॉट की विमा या विमी सूत्र आ गया, ये भी याद रखिए। अब बात करते हैं परावैद्युत क्या है। परावैद्युत तथा परावैद्युत नियतांक, इस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं यहीं पर। परावैद्युत नियतांक, इस पे बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हम उस पे बात कर रहे हैं। परावैद्युत देखिए वे पदार्थ होते हैं जिनको अगर फ्रिक्शन किया जाए, रगड़ा जाए, तो वो आवेशित हो जाए, उनके ऊपर आवेश आ जाए। जैसे स्केल आपकी देखो, फाइबर की स्केल ऐसे रगड़ के बालों में कभी देखना तो कागज को चिपका लेती है, इसका मतलब वो आवेशित हो गई। लकड़ी हो गई, एबोनाइट हो गया, ये सब चीजें क्या हैं? परावैद्युत हैं। तो अब हम कहेंगे वे पदार्थ जो घर्षण द्वारा आवेशित हो जाएं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण समझना, अभ्रक और प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट आदि, ये एक तरह के कुचालक होते हैं। कुल मिला के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। परावैद्युत नियतांक क्या? सुनिए, देखो दो चीजों का अनुपात लिया जाता है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। इनका जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं परावैद्युत नियतांक। यानी कि किसी माध्यम में चुंबक विद्युतशीलता और निर्वात में चुंबक विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत नियतांक कहते हैं। इसे K से दर्शाते हैं। K का मान, स्मॉल लेटर लेके चलना तुम थोड़ा, ठीक है। K का मान सदैव 1 से अधिक होता है, सदैव 1 से अधिक होता है। मतलब K बराबर 1 फिर कब होगा? केवल वायु और निर्वात के लिए। अगर कभी 1 का आ भी जाए तो समझ लेना वो किसके लिए है? हाँ, वायु और निर्वात में K 1 होता है, अन्यथा 1 से बड़ा। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, कहा जाएगा K का कौन सा मान संभव है, और 4 मान दे दिए जाए, 0.5, -6, +6 और 1/3। बताओ कौन सा संभव है मान? K का मान कौन सा संभव इन 4 में से? 6 हो सकता है, क्योंकि 1 से छोटा नहीं होगा। 1 तो हो सकता है निर्वात के लिए, 1 से बड़ा ही होना चाहिए। तो इनमें कौन सा मान 1 से बड़ा है? देखो 6 बड़ा है, यही संभव। ऐसा प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये कूलाम का नियम समझ गए? पहले बताओ आप। अब हम इसी को कूलाम के नियम को पढ़ते हैं वेक्टर रूप में। किसमें?
कूलाम का नियम सदिश रूप में, कूलाम का नियम सदिश रूप में, खुश रहो भाई खुश रहो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये सदिश रूप में कूलाम का नियम कैसा होता है, अब इस पे बात कर लेते हैं। देखो कूलाम का नियम तो अभी सीख ही चुके आप, वो था अदिश रूप में। कैसे था? हम लोग तो जानते हैं, सीधे यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि F बराबर, चाहो तो K लिख दो यहां, चाहो तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। ये जो रूप है देखो, ये अदिश रूप है। कैसा है? हमें इसे सदिश में बदलना है। तो देखना जरा, बल तो सदिश राशि है, देखो है कि नहीं बताओ? बल तो वेक्टर है पहले से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। LHS में तो वेक्टर है, RHS में वेक्टर चाहिए मुझे। RHS में देखो कोई राशि ऐसी नहीं जिसको हम सदिश रूप में दर्शा सके। ये तो कांस्टेंट है, आवेश अदिश राशियां होती हैं, और ये दूरी का वर्ग है। वैसे आमतौर पर विस्थापन सदिश होता है, लेकिन जब वर्ग हो जाएगा सदिश राशि का तो वो भी अदिश हो जाती है। तो ये अदिश हो गया कुल मिलाकर सब कुछ। अब हम सदिश बनाना चाहते हैं, कभी अदिश को सदिश के रूप में कन्वर्ट करने की स्थिति हो तो आप मान लो इसके गुणनफल में 1 लिखा है, और 1 को हम लोग बोलते हैं क्या है? वेक्टर रूप में, यूनिट वेक्टर। सुना कि नहीं सुना? एकांक सदिश, ये बात सुनी कि नहीं सुनी? एकांक या एकक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब मान 1 है लेकिन वो वेक्टर है। तो इस एक का गुणा तो सब में होता अपने आप, उसी एक को हमने क्या लिख दिया? आर कैप। वैसे आर कैप आप लोगों ने वेक्टर वाले में पढ़ा होगा, आर कैप एन कैप मतलब होता है वेक्टर आर बटे मॉड आर। मॉड आर मतलब सीधे सिंपल आर, तो इसको हटा के वेक्टर आर अपान आर लिखा जा सकता है। तो अब देखिए किस रूप में आ गया, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। देखो यहाँ वेक्टर आर बटे आर करोगे तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ वेक्टर आर आ जाएगा। बताओ, वैसे कूलाम का नियम सदिश रूप में हो गया, लेकिन बहुत पुस्तकों में इसका थोड़ा आगे का विस्तारित रूप है, मैं उस पर बात कर देता हूं। जैसे 2 बिंदु आवेश लिए थे, एक Q1 और एक Q2, मान लो दोनों धन आवेशित हैं या दोनों ऋण है, जैसा भी है। तो प्रतिकर्षण की स्थिति ले रहा हूं, ये वाला इस पे बल लगाएगा F12, तो ये उस तरफ लगाएगा F21। ये 2 बल काम करेंगे, इनके मान बराबर होंगे, ध्यान रखना, केवल दिशाएं उल्टी हैं। इसने इसको प्रतिकर्षण इधर कर दिया तो इसने उस तरफ कर दिया। अब जब इस बल की गणना करोगे तो तुम यहां से दूरी नापते हुए आओगे, इसे R21 कहेंगे, और जब उस बल को निकालने जाओगे तो R12 दूरी नापी जाएगी। बस ये थोड़ा फर्क है भाई। तुम हमारे यहां कोचिंग से घर जाओ, दूरी तो बराबर होगी लेकिन दिशा उल्टी है कि नहीं? और कोई घर से इधर आ रहा हो तो उसकी अलग दिशा है, डिस्टेंस तो बराबर रहेगी, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन चेंज है, बस इसी बात का। तो इसी सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर यहां F12 लिया है तुमने, ध्यान रखना, तो इस वेक्टर में 21 का इस्तेमाल कर दें। एक बल के लिए ये सदिश रूप है, ये मेन सदिश रूप है, यही ज्यादातर पुस्तकों में मिलेगा तुम्हें। या इसी को ऐसे लिख सकते हो, देखो F21 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R क्यूब R12। ये कूलाम के नियम सदिश रूप में हो गए। मैं एक चीज और दर्शाना चाहता हूं कि माध्यम और निर्वात या वायु किस केस में बल ज्यादा काम करता है। जब आवेश वायु में रखे हो तब उनके बीच ज्यादा आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, या माध्यम में रखे हो तब। ये चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है? तो देखो वायु व माध्यम में बलों की तुलना, तो देखो एक बार हम वायु के लिए कूलाम का नियम इस्तेमाल कर लें। वायु में कूलाम का नियम, वायु में कूलाम का नियम अभी हमने पीछे सिखाया था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, ये वायु के केस में था।
अब हम माध्यम की स्थिति में आ जाएं। माध्यम में कूलाम का नियम, तो उसमें हमने एफ डैश नाम दिया था, और यहां क्या यूज हो जाएगा, के और आएगा ना। जहां भी माध्यम आ जाए तो जिस जगह एप्सिलॉन नॉट होता, ध्यान रखना, उसके गुणनफल में परावैद्युत नियतांक के और रख दिया करो। वो जो भी सूत्र तुम सीखोगे, अगर निर्वात के लिए सीखा है तो एप्सिलॉन नॉट में के से गुणा कर दो, माध्यम के लिए हो जाता है। और अगर माध्यम के लिए सीखा है तो के का मान 1 रख दो, वो निर्वात या वायु के लिए हो जाता है। इन दोनों का अनुपात कर दो, अनुपात मतलब भाग। तो देखो एफ बटे एफ डैश आ गया, पहले बताओ, भाग करने पे सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या पता है, 1/1 के चौथे स्थान पे तो सबसे ऊपर नहीं चला जाएगा, बताओ। यानी कहने का मतलब जो निर्वात में बल है, देखो वो माध्यम के बल का कितने गुना है, के गुना। देखो ये किसके लिए था, निर्वात के लिए था कि नहीं, ये बल हमने किसके लिए माना था, और ये बल माध्यम के लिए है। तो माध्यम का के गुना जब करोगे तो निर्वात के लिए बनेगा, और के का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। जैसे अभ्रक ले लो, अभ्रक के लिए, माइका के लिए 6 होता है, कितना होता है। तो अगर कोई आवेशित कण अभ्रक में रखे हो, उनपे जो बल काम करेगा, वही बल जब निर्वात में देखोगे तो 6 गुना हो जाएगा। तो ज्यादा कब काम करता है, जब निर्वात में होता है। ध्यान रखिएगा, बल का मान यानी एफ निर्वात ज्यादा होगा एफ माध्यम से, ये ध्यान रखना। बड़ा मान होता है हवा में, निर्वात में रखने पर, आकर्षण या प्रतिकर्षण। कोई दिक्कत यहां तक बताओ। कूलाम का नियम अगर आप सीख गए हैं तो अब हम एक बात करते हैं कि वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला पॉइंट आता है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, वैद्युत क्षेत्र क्या, देखिए ये कोई बिंदु आवेश है, इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें यदि कोई परीक्षण आवेश यानी कोई बाहर से आवेश आवे, ये मान लो कोई आवेश आया, परीक्षण आवेश, इसको क्यू नॉट लिखते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं। तो जब ये बल यहां तक आएगा, ये मतलब आवेश, परीक्षण आवेश यहां तक आया, तो इस पे कोई बल काम नहीं कर रहा था, ना आकर्षण ना प्रतिकर्षण। यहां पहुंचते ही इस आवेश द्वारा या तो ये आकर्षित किया जाएगा या तो कोई बल काम करेगा। तो जिस क्षेत्र में यानी किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ वो क्षेत्र जिसमें कोई जब परीक्षण आवेश आता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है, उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वो किसका होता है, बिंदु आवेश का होता है। तो एक लाइन तो परिभाषा यही बनेगी, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करे, एक बल का अनुभव करे, ठीक है। उस बिंदु आवेश का, उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये तो बात हो गई परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, तीव्रता मतलब होता है कितना बल काम करेगा। दूर होगा तो हल्का बल काम करेगा कि नहीं, बताओ। जितना पास आता जाएगा उतना बल का प्रबलता बढ़ती जाएगी, ज्यादा ताकत काम करेगी, है ना। तो एक तरीके से बल कितने गुना है, कितना ज्यादा है, उसको दर्शाने के लिए यहां तीव्रता शब्द का प्रयोग है। तो ये दो चीजों का अनुपात है कुल मिला के।
देखो लगाए गए बल का मान और परीक्षण आवेश के मान, इन दोनों का जो अनुपात होगा इसे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कहेंगे परीक्षण आवेश, ये परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बता रहा हूं मैं, हेडिंग एक साथ डाल दी थी मैंने। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान, परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति माने अनुपात है, मान की निष्पत्ति को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और फिर ये व्यंजक आएगा। अब देखो ये व्यंजक है, यानी नई भौतिक राशि है आपके लिए कि नहीं बताओ। तो हम इसका मात्रक जाने, देखो परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया, मात्रक और विमा, और ये जाने सदिश है कि अदिश है। तो सबसे पहले जानते हैं मात्रक, क्या जानेंगे, इसका मात्रक जाने। तो देखो ऊपर बल है, बल का मात्रक क्या हुआ, और नीचे आवेश है, आवेश का कूलाम, तो इसका मात्रक क्या बना, न्यूटन प्रति कूलाम। एक और मात्रक होता है, वो अगले चैप्टर में आएगा लेकिन लिखे में ही दे रहे हैं, वोल्ट प्रति मीटर, याद उसको भी कर लो, वो अगले वोल्ट वाले चैप्टर में आएगा, वोल्टेज में। फिलहाल ऐसे जान लो साथ में। विमी सूत्र, हम विमी व्यंजक या विमी सूत्र की बात करना चाहते हैं। अगर कभी ई का विमी सूत्र पूछा जाए तो बल का क्या होता है, ये तो याद है, कर लो भाई, बल का और कूलाम का एटी, हल कर दो, ml T-3 A-1। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखिए, सदिश राशि है। कैसी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। कैसी होती है बच्चा लोग, हाँ वेक्टर है। इसकी दिशा कैसी होगी, अगर सदिश है तो दिशा के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं दिशा समझाता हूं, सुनिए जरा। अगर आपके सामने ऐसे दो प्लेटें रख दूं मैं, एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित, तो अगर यहां पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो ध्यान रखिएगा किस तरफ होती है, धन से ऋण की ओर। कैसी होती है, पहली बात तो दिशा में लिख देना, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ये तो बात हो गई एक और बात होती है, अकेला केवल धन आवेश हो या अकेला ऋण आवेश हो तब। मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है जो धन है, कैसा है, और यहां से इस जगह पर P बिंदु पे तीव्रता की दिशा बनानी तुम्हें, तो इसमें लिखा धन आवेश से, देखो धन से बाहर की तरफ एरो है कि नहीं, यहां देखो, तो ये भी धन से उल्टी तरफ एरो बनाना है तुम्हें, तो ये तीव्रता की दिशा हो गई। वही ऋण वाले की तरफ देखो, एरो की दिशा ऋण की तरफ है ना, तो अगर यहां ऋण आवेश होता मान लो, और फिर इस जगह पर तुम तीव्रता बनाते तो किधर बनती, जिस तरफ आवेश है। यानी अगर सिंगल आवेश हो और धन है तो एरो उस आवेश की ओर नहीं जाएगा, उल्टी तरफ जाएगा। अगर ऋण है तो उसी की ओर जाता है। ये तुम दिशा के बारे में जानकारी लिख लेना, ठीक है, यानी धन आवेश से बाहर और ऋण आवेश की ओर, इस तरह दिशा को हम जान जाएंगे। ये वैद्युत क्षेत्र हमने सिखा दिया। अब आता वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या आता है, हाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये क्या होती हैं, जरा इन पे बात करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, तो देखो इसके बारे में जान लो। ये काल्पनिक होती हैं, निष्कोण होती हैं और वक्र होती हैं। कैसी होती, इनकी स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की यानी ई की दिशा बताती है। तो परिभाषा तो इस तरह लिखते हैं, वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिनकी जो धन आवेश की गति
धन आवेश के गति की दिशा को प्रदर्शित करें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। एक बात, अब बात आती इनके गुण लिखने के लिए आता है। क्या आता है? गुण जरूर 3-4 आप याद रखना, प्रॉपर्टीज। ये गुण पहला नंबर सुनिए। चलो गुण लिखने से पहले मैं कुछ चित्र बना दूं तो आपको बेटर लगेगा। देखो, अगर धन आवेश है, ध्यान देना प्लीज, तो ये रेखाएं धन आवेश से निर्गत होंगी बाहर की तरफ। ठीक है, इन रेखाओं की खासियत क्या है? ये रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, लेकिन वही ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं भाई? एंटर इन द निगेटिव। यानी एरो अंदर की तरफ, देखो अभी वही दिशा सिखाई थी अभी तुमने, देखो प्लस में बाहर की तरफ एरो बताया था और माइनस में अंदर की तरफ, यही बात है ये। लेकिन अगर दोनों आवेश एक साथ हो, कभी एक धन और एक ऋण, तो धन से निकल के ऋण में प्रवेश करती दिखेंगी तुम्हें। ऐसे ऐसे दिखाना है। देखो ये धन से निकल रही है, देखो, और ऋण में जा जाके प्रवेश कर रही हैं ऐसे। लेकिन अगर दोनों ही आवेश एक जैसे हो, एक धन और दूसरा भी धन हो, तो निकलेंगी तो, लेकिन प्रवेश की स्थिति नहीं बल्कि प्रतिकर्षण की स्थिति बनेगी। देखो देखो ऐसे, ये बाहर की तरफ निकलेंगी तो, लेकिन कभी मिलेंगी नहीं एक दूसरे में। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि दोनों समान आवेश हैं, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए रेखाएं कभी, यानी बीच में एक ऐसी जगह खाली दिखेगी तुम्हें, चतुर्भुजाकार। देखो ऐसा स्पेस खाली दिख रहा है। अगर दोनों ऋण होते तो भी इसी तरह डायग्राम बनेगा। देखो बनेगा इसी तरह, बस एरो क्या होंगे यहां पर? अंदर की तरफ हो जाएंगे। देखो भाई ऋण है ना, ऋण में एरो कैसे बनते हैं? अंदर की तरफ। बस ये खासियत है, ये बीच का स्पेस ऐसा ही खाली छूटेगा। तो ये कभी कभी चित्र बनाने को भी आ जाता है, और कभी बना होगा और तुमसे पूछेगा आवेश की प्रकृति बताओ, तो प्रकृति कैसे पहचानोगे? देखो एरो देख करके पहचान जाओगे। अगर एरो अंदर जा रहा है तो ऋण आवेश है, बाहर जा रहा है तो धन आवेश। दो आवेश हो जिनमें दोनों ना पता हो, कैसे एरो भी ना बने हो, लेकिन ऐसा डायग्राम दिख जाए तो लिख देना समान प्रकृति के। समान माने या तो दोनों धन है या तो दोनों, यही लॉजिक के हिसाब से पहचान जाओगे तुम लोग। अब इनके गुण पे बात करते हैं। पहला गुण सुने, ये रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। पहली तो ये पॉइंट हो गई। दूसरे बिंदु की बात करता हूं। इन रेखाओं की जो स्पर्श रेखा होती है ना, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। इनकी स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। थर्ड पॉइंट, ये रेखाएं तनी हुई डोरियों की तरह होती हैं। कैसी होती? ये रेखाएं तनी हुई डोरियों की तरह होती हैं। अगला पॉइंट देखो, ये रेखाएं आवेश या धातु के अंदर नहीं होती हैं, बाहर होती हैं। आवेश के अंदर कभी नहीं होती हैं, यानी ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। कैसा लूप नहीं बनाती? जबकि चुंबकीय रेखाएं आगे पढ़ाऊंगा वो बंद लूप बनाती हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये रेखाएं आवेश के अंदर
या धातु के अंदर नहीं होती हैं, अर्थात बंद लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं। अगला एक पॉइंट, जिस भी सतह से निकलेंगी ये रेखाएं या प्रवेश करेंगी उस पे हमेशा लंबवत आती हैं। कैसी? 90 डिग्री जाएंगी। सतह पर सदैव, वो आने जाने दोनों के लिए है मतलब, ठीक है, सदैव लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? हाँ, लंबवत होती हैं। असली पॉइंट अब शुरू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब प्रॉपर्टी है, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। काट दें तो कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, यानी धन आवेश को एक ही जगह से दो दिशा में जाना पड़ेगा। तो क्या एक आवेश दो दिशाओं में एक साथ चल सकता है? असंभव है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं। यदि काटें तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। इतना पॉइंट समझ में आ गया सब लोगों को? कोई दिक्कत अभी तक? अब हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अगला जो स्टेप आता है हमारा, उसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये क्या है, इस पे जरा बात कर लेते हैं। देखो, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश ये रखा है, ये Q है, और इससे कुछ दूरी पर ये मान लो बिंदु X बिंदु है, ये मान लो Y बिंदु, कुछ भी नाम देना, मतलब इस बिंदु पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। इनके बीच की दूरी R है। तो यहां गणना तब कर पाओगे ना जब परीक्षण आवेश ला के रखोगे। वही तो परीक्षा करेगा कितना मान है। टेस्टर टेस्ट करने के लिए आता है, परीक्षण आवेश को टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्टिंग करने आया है। तो देखो, इन दोनों के बीच बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। वैद्युत बल लगेगा कूलाम के नियम से। तो सबसे पहले हम कहेंगे बल की बात अगर करें, वैद्युत बल, वैद्युत बल जो F होगा वो 1/4πε0 Q नॉट और अपान R²। ये तो समीकरण एक हम जान ही गए अपने आप। हम लेकिन निकालने क्या चले थे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका सूत्र E बराबर क्या होता है? F/Q नॉट। अगर समीकरण 1 से इस F का मान यहां रख दो, देखो समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो फिर देखना जरा, E बराबर F की जगह पूरा ये मान रख दो, 1/4πε0 Q नॉट अपान R²। अपान में Q नॉट है, देखो ये F के बटे रखा, ये Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा।
तो ई का मान क्या तैयार हुआ, देखो 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। और तीव्र इसका मात्रक क्या लिखोगे, जब भी प्रूविंग करना परीक्षा में कोई, तो लास्ट में जो रिजल्ट आए उसका मात्रक जरूर लिख देना, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये देखो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक हो गया। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। किसकी बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या होता है, मैं इस पे मुद्दा उठाता हूं। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई माने दो होता है, द्विध्रुव दो ध्रुव। देखो अगर कभी बराबर मात्रा में लेकिन विपरीत चिन्ह वाले दो आवेश, यानी एक धन और एक, लेकिन मान बराबर हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, तो उससे जो व्यवस्था तैयार होगी, अरेंजमेंट, निकाय बनेगा, उसी निकाय को कहते क्या, वैद्युत द्विध्रुव। यानी परिभाषा कुछ इस तरह बनेगी, यदि दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से, हम 2l दूरी लिखे दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, 2l दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, देखो इसको बना भी ले, एक यहां पर मान लो ऋण आवेश है और दूसरा 2l दूरी पर एक धन आवेश है। देखो जरा गौर से देखना, ये जो दूरी इसको हमने क्या माना है, 2l दूरी ये पूरी। तो इस तरीके से जो निकाय, इसका मान लो ये नाम दे दो, इसका नाम b आवेश, दो आवेश है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। ये जो सिस्टम तैयार हुआ इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। उदाहरण अगर लिखना चाहो तुम इसके वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनते हैं, कहां बनते हैं, देखो NaCl सुना है, Na पे धन और Cl पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, HCl, HCl H प्लस और Cl माइनस। ये सब किसके उदाहरण है, वैद्युत द्विध्रुव के, यानी ध्रुवीय पदार्थ हैं ये। कैसे हैं, जल क्या ध्रुवीय विलायक है कि अध्रुवी, जल कैसा विलायक है, अरे भाई H2O को जब ब्रेक करते हो तो क्या लिखते हो पता है, HOH लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो जल कैसा हो गया, ध्रुवीय विलायक। कैसा हो गया, ध्रुवीय, यानी दो ध्रुव बन रहे हैं। अच्छा अब इसमें आता है द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी पूछा जाता है, ये क्या है, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करें तो सुनिए, जो द्विध्रुव बना था उसमें दो आवेश थे, एक प्लस और एक, उनमें से कोई एक आवेश उठा लो क्योंकि बराबर है, और बीच की दूरी इनका गुणा कर दो, जो कुछ आएगा वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। सूत्र बनाओगे तो देखो, पहले लिख दो, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। कैसे,
P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर देखो एक आवेश ले लो Q और बीच की दूरी क्या है 2L। तो ये बना हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन इसी को थोड़ा और सरल तरीके से 2QL ऐसे लिख दिया जाता है। ये एक नई राशि आ गई। चलो इसका मात्रक ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? मात्रक देखो कूलाम और लंबाई का क्या होता है, तो मात्रक क्या बना कूलाम इंटू विमा बनाओ। अच्छा, कूलाम की विमा क्या होती है 80 और मीटर की L। यह भी एक सदिश राशि है, यह भी एक सदिश राशि है। इसकी दिशा जरूर अच्छे से जान लो। इसकी दिशा देखो, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उससे उल्टी तरफ होती, वो होती धन से, तो ये होती है, ध्यान रखना, इसकी दिशा, इसकी दिशा ऋण आवेश से, हाँ, धन आवेश की ओर होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव का परिचय हो गया है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं कि कहीं वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, उसकी वजह से जो तीव्रता पैदा होगी वो कितनी होगी। तो देखिए इसकी तीन परिस्थितियां होती हैं। एक होती है अक्षीय स्थिति, एक होती है अनुप्रस्थ स्थिति, और एक होती है सामान्य स्थिति यानी जनरल पोजीशन। आइए पहली स्थिति पे बात करेंगे। तो पहले तो हेडिंग डालोगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा फर्स्ट हेडिंग पड़ेगा, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो हेडिंग हो जाएगी आपकी। इसमें फर्स्ट केस हम उठा रहे हैं, पहला द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। देखो इसके क्या क्या नाम है भी जान लो। अक्षीय स्थिति नाम एक तो है, इसी को हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति। क्या बोलते हैं? हाँ, अनुदैर्घ्य स्थिति। इंग्लिश जरा इनकी जान लो क्या क्या नाम है। एक तो अच्छी को एक्सियल बोलोगे, क्या बोलोगे? दूसरा इंग्लिश में बोलते हैं इंड ऑन, दूसरा बोलते हैं नॉन इक्विटोरियल, क्या बोलते हैं? नॉन इक्विटोरियल पॉइंट, और लॉन्गिट्यूडिनल। ये चार नाम है, इंग्लिश में भी याद कर लो। हिंदी में कभी कंफ्यूजन होगा तो पेपर दोनों में होता है, तो इंग्लिश वाले से देख लेना क्या कहा गया है। खैर प्रूविंग समझो अच्छे से। ये तो हेडिंग हो गई। देखो एक हमें द्विध्रुव बनाना है, सबसे पहला पॉइंट ये वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए आप। उसमें दो आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। ऋण आवेश का नाम ए बोल दो, धन वाले को। बीच की टोटल दूरी को कितनी कहते हो? तो बीचों बीच से हम लोग अक्सर नापते हैं दूरियां। कहां से नापते हैं? तो एल इतना हो गया, एल इतना, तो टोटल कितना हो गया 2L। इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु ले लो। अक्ष मतलब जिस अक्ष में ये पड़ा हुआ है। ये किस अक्ष में पड़ा है? एक्स अक्ष में। तो उसी दिशा में आगे बढ़ के कहीं बिंदु ले लो जहां पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। मान लो इस Q बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने की मेरी इच्छा है। इस Q बिंदु की सेंटर से जो दूरी नापोगे वो स्मॉल r होगी। कितनी होगी? दूरी हमेशा बीचों बीच से नापेंगे। तो एक बात समझो, ये -Q है ना। सबसे पहले -Q आवेश के कारण जो तीव्रता बनने वाली, ध्यान देना मेरी बात पे, उसकी जो दिशा बनाओगे एरो, तो मैं पीछे बता चुका हूं। -Q वाले के लिए तीव्रता की दिशा किधर होती है? आवेश की ओर। यानी जो -Q पैदा करेगा वो अंदर की तरफ पैदा करेगा E1। देखो वहीं जो +Q पैदा करेगा, ध्यान देना, ये -Q की बात हो गई। जो +Q वाला टर्म है, इसकी जब तीव्रता निकालोगे तो आवेश से बाहर की तरफ, यानी E2 किधर होगा? बाहर की तरफ।
ये दोनों पहले निकालेंगे हम E1 E2, फिर परिणामी के लिए इनको घटाएंगे। तो चलो हम पहले उठाते हैं माइनस क्यू के कारण। किसके कारण? तो चलो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की गणना करने जा रहा हूं मैं। तो देखो बिंदु आवेश है ना, ये तो अकेला बिंदु आवेश कहलाएगा। तो बिंदु आवेश का सूत्र लगेगा, तो 1/4πε0, अभी पीछे पढ़ाया, Q बटे R स्क्वायर। R मतलब दूरी था वहां, यहां माइनस क्यू की इस वाले बिंदु से दूरी देखो, यानी ये बिंदु की Q बिंदु से दूरी, तो AQ दूरी कहोगे कि नहीं कहोगे? ये R होगा। AQ का मान कितना है देखो ध्यान से, यहां पर गौर से देखो आप, A से Q तक की दूरी, पूरी इतनी दूरी भाई, यहां तक तो R है, देखो R यहां और L इतना, और तो टोटल कितना हो गया? R प्लस L हुआ। तो जब AQ का हम मान लेंगे तो हमें मिलेगा R प्लस L। तो E1 का जो सूत्र बना वो बना 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 डाल दो। अब यही काम हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण, उस प्लस क्यू की वजह से करेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये फॉर्मूला E2 बनाएगा 1/4πε0 Q अपान, ये देखो B से Q की दूरी को लेना है तुम्हें, और जो BQ का मान निकालोगे तो R माइनस L आएगा, उसमें से L कम। देखो डायग्राम में देखो आप, यहां तक की दूरी R है पूरी, देखो यहां तक R है, और तुम्हें लेना लेकिन इस जगह से देखो, तो इतना L कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो R माइनस L का इस्तेमाल होगा। ये दूसरा समीकरण है। अब प्रश्न उठता है, दोनों हैं तो विपरीत एक दूसरे से, परिणामी तो घटा के मिलेगा, कौन सी तीव्रता बड़ी है और कौन सी छोटी है? बड़े से छोटे को घटाएंगे हम लोग, ठीक है। पहचानने का तरीका समझ लो सीधा। तीव्रता के बारे में ध्यान रखना, जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/r²। जो ज्यादा दूरी है उसकी तीव्रता कम आएगी, जो दूरी कम है उसकी तीव्रता ज्यादा। आप डायग्राम पे देखो, ये जो बिंदु Q है, ये बिंदु, ये Q बिंदु इस वाले आवेश से दूर है या इस वाले आवेश से दूर है? ज्यादा किससे दूरी है? माइनस वाले से दूरी ज्यादा है। तो जहां से दूरी ज्यादा वहां से तीव्रता कम, तो इस माइनस Q की तीव्रता को E1 लिखा है, यानी E1 छोटा होगा और E2 बड़ा होगा। ध्यान रखना इस बात को, E1 का मान कम होगा और E2 का ज्यादा होगा। तो जब घटाएंगे तो E2 माइनस E1 करेंगे, तो परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। चलो मान रखते हैं, घटाते हैं। 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का स्क्वायर पहले इस्तेमाल हुआ, माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये Q लिखा है भाई, है इसमें से कुछ कॉमन है, कॉमन ले लो। 1/4πε0 और Q कॉमन है, यहां बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो देखो एलसीएम लेके क्या आएगा, 1/4πε0 Q R माइनस L का होल स्क्वायर, एक तो एलसीएम है, और R प्लस, ये इस तरफ चला जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक बताओ ये सब लोग? अब यहां होल स्क्वायर ओपन कर दो, नीचे वर्गांतर लग जाएगा कि नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर तो पहले से है। 1/4πε0 Q a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस फिर ये दोनों प्लस का फिर 2RL आ जाएगा, अपान में आ जाओ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, यहां देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस माइनस के थे, कट गए, 4RL बचेगा वहां, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ भाई सब लोग, इतना बताओ मुझे, 4RL को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 1/4 पाई, देखो इसमें से 2 ले लो, Q ले लो और L ले लो, देखो तो यहाँ 2 बचा और R बचा कि नहीं बचा, देखो ऐसा हमने इसलिए किया जिससे उसको P बना सके, तो ये P कहलाएगा। तो E का जो फॉर्मूला बना वो बना हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये 2R है तो और ये P हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 2PR लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे यही असली व्यंजक है, आपको बता दूं, अगर R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा ना हो तो यही सूत्र लगेगा, लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति हो यदि R बहुत बड़ा L से तो L स्क्वायर नगण्य होगा, कैसा होगा, नगण्य होगा। नगण्य चीजों को जिनकी कोई वैल्यू ना हो हटाओ फेंको, तो उसको छोड़ दो L स्क्वायर को यहां पर, तो E इज इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान, देखो L तो छोड़ दिया हमने स्क्वायर, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब कितनी पावर हो गई 4, इसमें से ऊपर नीचे एक R कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू बन के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। मात्रक क्या लिखोगे, न्यूटन प्रति कूलम। दिशा भी जान लो, ये परिणामी तीव्रता की दिशा कैसी आई, देखो ध्यान दो, बड़ी कौन सी थी E2, और E2 का एरो किस तरफ था, बाहर की तरफ, देखो भी डायग्राम में, तो हम कहेंगे दिशा जो इसकी परिणामी का आई E2 की दिशा जो बाहर की ओर है, कह सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन लिख दोगे तो पैसा पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य की स्थिति, किसकी, केस 2, सॉरी अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्थिति में इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स या इक्वेटोरियल पोजीशन या इन डाउन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, नो इक्वेटोरियल तो लिख दिया, ब्रॉड साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन, ये तमाम नाम है कुल मिला के, इसको भी समझ लो, बढ़िया है। देखो एक द्विध्रुव लेना, फिर से उसी तरह स्टाइल वही है, डायग्राम शुरुआत वहीं से हुआ, -Q + Q, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये सेंटर O, टोटल दूरी 2L है, तो आधी आधी मिला लो तो क्या हो जाएगी, LL नहीं हो जाएगी। इस बार हमें इस साइड लेना है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बिंदु, ठीक है। आप ये ऊपर की तरफ भी ले सकते हो, नीचे की तरफ भी ले सकते हो, हमें यहां तीव्रता निकालनी है, एक बार -Q के कारण और एक बार +Q के कारण। चलो एरो बनाते पहले, -Q का एरो -Q और ही तो बनता है कि नहीं, बताओ, तो E1 की दिशा अंदर की तरफ हो गई, लेकिन +Q का एरो किधर बनाते हो, बाहर, उससे विपरीत ऊपर इस तरफ बन जाएगा, ये E2 की दिशा हो गई। बताओ इन दोनों का जो परिणामी प्राप्त होगा, तुम्हें रिजल्ट प्राप्त होगा, ध्यान दो, वो ऐसे वो बनाओगे ना समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, इस कोण को कुछ मान लो अपने आप से थीटा मान लिया हमने, तो ये देखो इसका संगत कोण थीटा यहां कहलाएगा और इसका ये एकांतर कोण थीटा हो जाएगा। इस जगह तो गौर करिएगा, सब डायग्राम पे खेल है। ये दूरी तो अगर निकालना हो तो पता कितनी निकलेगी, √R² + L², यही तो दूरी ये भी होगी, बराबर है। इस हिस्से को हम अलग डायग्राम में दर्शाना चाहते हैं जिससे कि यहां गंदगी ज्यादा ना हो। देखो ये E2 की दिशा है और ये E1 की दिशा है, और ये दोनों के बीच परिणामी की दिशा, इसको E नाम देंगे हम, यही रिजल्ट आ रहा है। इनके दोनों के बीच का कोण कितना है, ये E2 का इस तरफ कौन सा घटक आएगा, E2 cos थीटा आएगा कि नहीं, बताओ।
लेकिन E2 का जो साइन घटक है वो ऊपर जाएगा इस तरफ, देखो E2 साइन थीटा। ऐसे E1 का साइन वाला घटक तो यहां आएगा E1 साइन थीटा, लेकिन कॉस वाला इधर ही चला जाएगा E1 कॉस थीटा। बताओ भाई सब लोग, ये चीज यहां पर भी बना सकते हो आप, लेकिन यहां ना बना के अलग बना दो, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से सुनिए जरा, इस बिंदु का नाम भी क्यू लिख दिया, कैपिटल क्यू। आप कोई और नाम भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड लिख सकते हो। तो चलो सुनो, E1 निकालेंगे 1/4πε0 क्यू बाई ये दूरी AQ का स्क्वायर रखना है, और AQ का मान कितना था, √R² प्लस L², यानी इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा बस। तो E1 क्या निकला, 1/4πε0 Q/R² प्लस L²। कोई डाउट? ऐसे ही जब निकालोगे इसी प्रकार माइनस क्यू से निकालो, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश के कारण जब इससे निकालोगे तो फिर यही पूरी प्रोसीजर अप्लाई करोगे E2 के लिए भी, 1/4πε0 Q, और इस बार BQ का स्क्वायर रखोगे, और BQ भी उतना ही है। देखो ये क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर थी ना त्रिभुज की, तो जो E2 निकल के तैयार हुआ वो बना 1/4πε0 Q/R² प्लस, ये समीकरण 2 आ गया। इन दोनों समीकरणों से हम देख सकते हैं, ध्यान से देखो दोनों बराबर हैं। यहां गौर से देखो तुम लोग, जो E1 का सूत्र आया वही E2 का आया कि नहीं आया, कोई अंतर है क्या दोनों में? देख लो आप सामने आपके। तो हम कह सकते हैं E1 बराबर दोनों तरफ अपने मन से साइन थीटा से गुणा कर दो, तो हम ये कह सकते हैं E1 साइन थीटा बराबर होगा E2 साइन थीटा। यानी जो E1 E2 के साइन वाले घटक हैं, देखो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन दिशा में कैसे हैं? तो क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हमने यहां से एक बात सिद्ध कर दी कि जो ऊर्ध्वाधर घटक थे साइन वाले, वो एक दूसरे को ही कांटे डाल रहे हैं। तो हम कहेंगे ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तो परिणामी केवल कौन देगा, कॉस वाले घटक। वो दोनों एक ही दिशा में है, क्षैतिज है कि नहीं बताओ? अभी डायग्राम तुम देख लिया करो, हम उसमें कोई छुपा के नहीं बात कर रहे हैं, जो बात है सामने एकदम धड़ाधड़ एकदम बिल्कुल। ये देखो, ये E2 कॉस और E2 साइन दोनों इसी दिशा में है कि नहीं? तो परिणामी जोड़कर आएगा एक ही दिशा होने की वजह से। तो हम कहेंगे जो परिणामी तीव्रता है, देखो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा। अच्छा E1 E2 तो बराबर है ना, तो E1 cos थीटा भी तो E2 cos थीटा के बराबर है। इसको चाहो तो 2 बार लिख सकते हो, E1 cos थीटा नहीं लिख सकते हो, इसी को 2 बार ऐसे लिख सकते हो। देखो 2E1 cos थीटा, E1 का मान तो तुम्हें पता ही है। जरा cos थीटा का मान और चित्र से निकाल लें, जरा cos थीटा का मान जरा चित्र से निकालते हैं। देखो देखो ध्यान देना, यहां अगर आप cos थीटा ये दूरी r मानते हैं, ये जो सीधी दूरी इसको क्या मानते हो, r। cos निकालो जरा। अच्छा यहां पर देखो cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है? आधार क्या है L और कर्ण क्या है? तो cos थीटा कहीं रखोगे तो ये रखोगे, ठीक है। चलो आओ वहीं पर हम E1 का मान रखते हैं, cos थीटा का मान रखते हैं, परिणामी पर पहुंचते हैं। तो 2 E1 तो आया था 1/4πε0 Q/R² प्लस L², और cos थीटा आया L/√R² प्लस L²। जरा ध्यान से देखो, अब हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। 1/4πε0 ऐसे लिख दो, 2Q और L एक साथ लिख दो। नीचे देखो ये पूरी घात है, R² प्लस L² की 1 पावर है, और यहां से हाफ है। एक और आधा जोड़ो कितना होता है, 1.5 माने 3/2। गुणम घातें जुड़ती है ना,
तो यहां जो व्यंजक आ रहा है इसका मान आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। और 2ql को क्या लिखते हो, p। तो E बराबर 1/4πε0 p बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल पावर। देखो ये हमारा मेन व्यंजक है। वैसे ये तब है जब r बहुत बड़ा ना हो, l से ज्यादा बड़ा ना हो। मतलब l मान लो 2 सेंटीमीटर है और r 10 सेंटीमीटर हो तो बहुत बड़ा है क्या। लेकिन जब l पता लगा 1 सेंटीमीटर हो और r हो 1 मीटर 2 मीटर तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तब छोड़ सकते हो। तो हम ये बात कर लेते हैं कि यदि r बहुत बड़ा l से तो l स्क्वायर को छोड़ने पर तो फिर E बराबर 1/4πε0 p अपन। देखो r की पावर 2 का होल पावर 3/2 है, 2 से 2 आपस में कट जाएंगे। देखो तो E बराबर 1/4πε0 p बाई r क्यूब। जरा गौर से देखो, ये आंसर पिछले वाले आंसर का जस्ट आधा है, उसमें दुगना था ना। तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षी ना नाम दो इसको, इसको अनुप्रस्थ बोलो। क्या बोलो, अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता अनुदैर्घ्य की तुलना में, अनुदैर्घ्य की तुलना में आधी आती है। आधी तो है, देखो आधी आती है। नोट कर लो इसको। अब सुनो, दिशा भी बता देना। इसकी दिशा देखो, जो परिणामी दिशा किस ओर है, जरा ध्यान देना। ये दिशा क्षैतिज थी और इस ओर थी कि नहीं परिणामी की। तो हम कहेंगे द्विध्रुव की P की दिशा के विपरीत, P होता माइनस से प्लस, तो हम कहेंगे द्विध्रुव की दिशा के विपरीत समांतर, विपरीत समांतर। नोट करो।